अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और किसी को मरने का शौक़ हो तो हरकत करके देख ले और ये सुन लो कि बिग मास्टर ने हमें वेलिंगटन से खुद कॉल किया है और हम इससे मिलने जा रहे हैं। मेजर प्रमोद ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसके मशीन पिस्टल से शोले निकले और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर सीधा होता हुआ दूसरा काउंटरमैन चीखता हुआ चलकर पीछे जा गिरा। आओ, मेजर प्रमोद ने अपने साथी से कहा और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी खाली पड़ी हुई थी। कैप्टन तारिक इस राहदारी के आगाज़ में ही हॉल की तरफ मुंह करके रुक गया था, जबकि मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक दौड़ते हुए इस राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंचे। इसी लम्हे राहदारी के आखिर में दरबार में एक चौखटा सा नमूदार हुआ। इसमें एक आदमी का चेहरा नजर आ रहा था। मेजर प्रमोद ने इस चेहरे पर फायर खोल दिया और वो आदमी चीखता हुआ नीचे गिरा और चौखटे से इसका चेहरा गायब हो गया। मेजर प्रमोद ने दीवार की जड़ में पैर मारा तो सरर की आवाज़ के साथ ही पूरी दीवार एक साइड पर गायब हो गई और इसके साथ ही मेजर प्रमोद उछलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ ही वो बिजली की इसी तेज़ी से एक साइड पर हुआ तो गोलियों की बौछार इसके जिस्म के करीब से गुजरकर दीवार से टकराई। लेकिन दूसरे ही लम्हे छोटे से कमरे में मौजूद दो मुसल्लह अफराद चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि मेजर प्रमोद किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ सीधे कमरे के दरमियान जा खड़ा हुआ। इसके साथ ही रेट रेट की आवाज़ें सुनाई दीं और उठने की कोशिश करते हुए दोनों आदमी एक बार फिर गिरे और साकत हो गए। मेजर प्रमोद ने सीढ़ियों से नीचे उतरने की बजाय ऊपर से ही छलांग लगा दी थी, क्योंकि इन दोनों में से एक ज़्यादा जख्मी ना हुआ था और वो किसी भी लम्हे इस पर फायर खोल सकता था। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक भी सीढ़ियों पर नमूदार हुए। लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दो, मेजर प्रमोद ने कैप्टन तारिक से कहा और इसके साथ ही वो सामने वाला दरवाज़ा खोलकर उछलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने एक लख्त गोता मारा और इस बार भी वो बाल बाल बचा था और इसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल निकल कर दूर जा गिरा था। मेजर प्रमोद ने तेज़ी से कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे सामने हॉल में खड़े एक मुसल्ला आदमी के सीने पर इसके दोनों पैरों की ज़रब लगी और वो आदमी चीखता हुआ नीचे गिरा। इसके हाथ में मौजूद मशीन गन उड़ती हुई एक तरफ जा गिरी थी। इस आदमी के नीचे गिरते ही मेजर प्रमोद ने अपने जिस्म को घुमाकर उल्टी कलाबाजी खाई और बिजली किसी तेज़ी से नीचे गिरकर जैसे ही सीधा हुआ तो इसके हाथ में इस आदमी के हाथ से निकली हुई मशीन गन थी और फिर इससे पहले कि वो आदमी नीचे गिरकर पूरी तरह उठ खड़ा होता, रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही वो चीखता हुआ पुश्त की बल गिरा और साकत हो गया। ये फायरिंग मेजर प्रमोद ने की थी। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक भी दौड़ते हुए इस हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुए, जबकि मेजर प्रमोद मशीन गन उठाए हुए दौड़ता हुआ एक साइड पर मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक, दोनों साइडों का ख्याल रखना, मैं इस मास्टर जिगोरा से पूछताछ कर लूँ, मेजर प्रमोद ने राहदारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हो रहा था जिसके ऊपर सूख रंग का बल्ब जल रहा था। मेजर प्रमोद जानता था कि ऐसे चीफ लाजमन अपने ऑफिस साउंड प्रूफ बनाते हैं ताकि अंदर जो कुछ भी करते रहें इसकी आवाज़ें बाहर ना आएँ, और इस दरवाजे को देखते ही वो समझ गए कि कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए बाहर होने वाली फायरिंग की आवाज़ें अंदर मौजूद मास्टर जिगोरा तक ना पहुंची होंगी और वो मुतमईन बैठा हुआ होगा। मेजर प्रमोद ने मशीन गन की नाल दरवाजे के लॉक पर रखी और इसे दबाकर ट्रैगर दबा दिया। इसके हाथ को झटके लगे लेकिन दरवाजे के लॉक के परखते उड़ गए और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर जलने वाला बल्ब बुझ गया। तो मेजर प्रमोद ने दरवाजे को लात मारी और दरवाज़ा धमाके से खुलते ही वो उछल कर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इसके साथ ही इसने तेज़ी से बाएं तरफ गोता मारा और रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही मशीन पिस्टल की गोलियां खुले दरवाजे से बाहर निकल गईं। लेकिन दूसरे लम्हे मेजर प्रमोद की मशीन गन टरटराई और मेज़ के पीछे खड़ा भारी जिस्म का आदमी चीखता हुआ उछलकर कुर्सी पर गिरा और कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ ही कुर्सी समेत मेज़ के पीछे फर्श पर गिरा। तो मेजर प्रमोद किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ मेज़ के साइड पर पहुंचा और इसके साथ ही इसने कुर्सी पर गन की नाल रखकर इस आदमी को फंसा लिया, जो अपनी बेपनाह कोशिश के बावजूद उठ ना पा रहा था। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, मेजर प्रमोद ने नाल पर दबाव डालते हुए कहा। मास्टर जिगोरा, मास्टर जिगोरा। तुम कौन हो? ये तुम यहाँ कैसे आ गए? इस बेहकल आदमी ने एक हाथ से गन को पकड़कर एक झटके से साइड पर करते हुए कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके हलक से चीख निकल गई
क्योंकि मेजर प्रमोद ने अपनी पूरी कुव्वत इसकी साइड पसलियों पर पैर की ज़रब लगा दी थी। कहाँ है हॉट वेपन की फैक्ट्री, बोलो वरना। मेजर प्रमोद ने इस बार गन की नाल इसकी गर्दन पर रखकर दबाव डालते हुए कहा, बोलो कहाँ है फैक्ट्री, बोलो। मेजर प्रमोद ने चीख कर कहा, रसाडो, रसाडो में लोकाशी का सेटअप है वहाँ, मेरा नहीं है। मास्टर जिगोरा के मुंह से इस अंदाज में अल्फाज निकले जैसे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहा हो। इसके साथ ही मेजर प्रमोद ने एक बार फिर लात इसकी पसलियों में पूरी कुव्वत से मारी और मास्टर जिगोरा का भारी भरकम जिस्म इस हालत में बुरी तरह फड़कने लग गया। इसका चेहरा यकलख्त शिद्दत से मसख हो गया था। चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बह रहा था। कौन लोकाशी, रसाडो क्या है, जल्दी बोलो तो बच जाओगे, बोलो, मेजर प्रमोद ने चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने एक पैर इसकी गर्दन की साइड पर रखकर इसे जोर से दबा दिया। रसाडो जजीरा है, रसाडो जजीरा है, बांतों के साथ रसाडो जजीरा है, लोकाशी का सेटअप है वहाँ, मेरा सिर्फ नाम है, मेरा सिर्फ नाम है। मास्टर जिगोरा ने फड़कते हुए अंदाज में कहा। लेकिन इसका फिक्रा ख़त्म हुआ ही था कि तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ गोलियां मेज से टकराकर साइड पर निकल गईं। ये फायरिंग मास्टर जिगोरा ने की थी। इसका दूसरा हाथ दूसरी जेब से निकला तो इसमें मशीन पिस्टल था। इसकी जेब में मशीन पिस्टल था जो इसने निकाल लिया था, लेकिन इसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो बाकायदा मेजर प्रमोद का निशाना ना ले सकता था। इसलिए इसने वैसे ही फायर खोल दिया था कि मेजर प्रमोद फायरिंग की वजह से पीछे हटेगा। तो मेजर प्रमोद का मारा जाना 100% यकीनी था। लेकिन मेजर प्रमोद ने लम्हे के हज़ारवें हिस्से में मास्टर जिगोरा की गर्दन के परख्ते उड़ा दिए और इसके साथ ही इसका भारी भरकम जिस्म एक झटके से ढीला पड़ गया। इसका मशीन पिस्टल वाला हाथ नीचे गिर गया था और आंखें यकलख्त बेनूर हो गई थीं। मेजर प्रमोद उछल कर पीछे हटा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। अब निकल चलो, जल्दी करो, मेजर प्रमोद ने चीख कर कहा। इधर बॉस, इधर एक खुफिया रास्ता है, मैंने चेक कर लिया है, हॉलनुमा कमरे के कोने में खड़े कैप्टन तौफीक ने कहा। तो मेजर प्रमोद इधर दौड़ पड़ा। तुम भी आओ कैप्टन तारिक, मेजर प्रमोद ने चीख कर कहा। तो कैप्टन तारिक जो क्लब की तरफ आने वाले रास्ते पर चौकन्ने अंदाज में खड़ा था, दौड़ता हुआ इनकी तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों क्लब की उगली सड़क पर खुलने वाले दरवाजे से बाहर आ गए। गनें इन्होंने वहीं अंदर ही फेंक दी थी और फिर वो तीनों तेजी से फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस साइड गली में चलो, हमने मास्क मेकअप करना है, मेजर प्रमोद ने एक बंद गली को देखते हुए कहा। और फिर वो तीनों यकलख्त मुड़कर इस बंद गली में दाखिल हो गए जहां आखिर में कूड़ा करकट के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। मेजर प्रमोद ने जेब से मास्क मेकअप बॉक्स निकाला और एक एक मास्क इसने में कैप्टन हफीक और कैप्टन तारिक के हवाले किया, जबकि एक मास्क इसने खुद अपने चेहरे और सर पर चढ़ाकर इसे दोनों हाथों से थपथपाना शुरू कर दिया। कैप्टन तौफीक, वो कार यहाँ ले आओ, जल्दी। जैसे ही मास्टर जिगोरा की मौत का इल्म हुआ, यहाँ क़यामत बर्पा हो जाएगी, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक जो मास्क मेकअप कर चुका था, सर हिलाता हुआ दौड़ता हुआ सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। बॉस, कुछ मालूम हुआ, कैप्टन तारिक ने पूछा। हाँ, ये फैक्ट्री रसाडो में है और किसी लोकाशी क्लब की लोकाशी का वहाँ सेटअप है, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। तो अब इस लोकाशी को चेक करना होगा? नहीं, हमें अब रसाडो को चेक करना होगा। इसके लिए हमें साहिल पर जाना होगा, वहाँ किसी मल्लाह से इस बारे में मालूमात हासिल करनी होगी, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। लोकाशी को चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अब मज़ीद इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जितना वक्त गुजरता जा रहा है वो हमारे ही खिलाफ जा रहा है। अगर साहिल से कुछ मालूम ना हुआ तो फिर देखेंगे, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। तो कैप्टन तारिक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन तौफीक की कार जब गली के सामने आ नज़र आई तो वो दोनों दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद कार साहिली घाट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, क्योंकि मेजर प्रमोद ने कैप्टन तौफीक को साहिली घाट पर चलने का कह दिया था। और कैप्टन तौफीक चूँकि बांतों के नक्शे का बगौर जायज़ा ले चुका था, इसलिए इस जजीरे से छोटे तमाम जजीरों की सड़कें और इनके बारे में सब कुछ इसको याद था। घाट इस जजीरे के शुमाल मशरक़ी तरफ था। थोड़ी देर बाद इनकी कार साहिली घाट पर पहुंच गई। यहाँ 4 बड़े और 4 छोटे होटल थे। घाट पर खासी रौनक थी। लॉन्च की भी तादाद काफ़ी थी। छोटी मोटर बोट्स भी मौजूद थीं। जाहिर है बांटो और केटन के दरमियान लोचो और छोटी मोटर बोट्स के ज़रिए भी काफ़ी आमद व रफ्त रहती थी।
एक पार्किंग में कैप्टन तौफीक ने कार रोकी तो मेजर प्रमोद नीचे उतर आया। कैप्टन तारिक भी इसके साथ नीचे आया। आओ मेरे साथ, मेजर प्रमोद ने कहा और सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क पर पहुंचकर वो दाएं तरफ मुड़ा और चंद कदम आगे बढ़ते ही वो यकलख्त ठिठक कर रुक गया, क्योंकि एक भारी जिस्म का बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घाट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। इसका चेहरा देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि इसकी ज़िंदगी ने बेशुमार नशे व फराज देखे हैं, लेकिन इसके चलने का अंदाज़ बता रहा था कि वो नशे में डूबे रहने का आदी है, लेकिन अब नशा टूटने की वजह से चल नहीं पा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेजर प्रमोद ने आगे बढ़कर इस बूढ़े से मुखातिब होकर कहा। तो बूढ़ा ठिठक कर रुक गया और अपनी ढकी हुई आंखों को ज़बरदस्ती खोलकर मेजर प्रमोद को देखने लगा। तुम कौन हो? क्यों पूछ रहे हो? बूढ़े ने रुककर कहा। तो मेजर प्रमोद ने जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर इसके हाथ में थमा दिया। बूढ़े ने चौंक कर नोट को देखा और फिर तेजी से अपनी जेब में डाल दिया। इसके चेहरे और आंखों में एक लख चमक सी आ गई थी। ओह ओह, तुम वाकई रहमदिल आदमी हो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बूढ़े ने इंतहाई तशक्कुराना लहजे में कहा। हमें तुमसे चंद मालूमात हासिल करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रोज डॉन है। ओल्ड रोज डॉन का सीना तो राजों का खजाना है। तुम बोलो, क्या मालूम करना है? बूढ़े रोज डॉन ने मुसरत से कपकपाते हुए लहजे में कहा। साथ ही वो बार बार जेब में हाथ डालकर इस बड़ी मालियत के नोट की मौजूदगी की भी तसल्ली कर रहा था। रोज डॉन, चलो कहीं चलकर बैठते हैं, मेजर प्रमोद ने कहा। ओह नहीं, यहाँ बड़े गुंडे हैं। अगर इन्हें मालूम हो गया कि मेरे पास दौलत है तो वो मुझे गोली मारने से भी दरेग नहीं करेंगे। कहीं पूछ लो जो पूछना है। तुम आखिरी बार रसाडो जजीरे पर कब गए थे? रसाडो पर? वो तो छोटा सा टापू नुमा जजीरा है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। रोजडॉन ने हैरत भरे लहजे में कहा। वहाँ हुकूमत के दुश्मनों ने एक खुफिया फैक्ट्री बना रखी है और हम इस बारे में तफसीली मालूमात चाहते हैं। आप हमारी रहनुमाई करें। मेजर प्रमोद ने जेब से एक और बड़ी मालियत का नोट निकालकर रोजडॉन के हाथ में देते हुए कहा। तो रोजडॉन देखकर उछल पड़ा। इसका चेहरा मुसरत की शिद्दत से कँपाने लग गया। इसने जल्दी से दूसरा नोट भी जेब में डाल दिया। सुनो, रसाडो पर लोकाशी का कब्जा है। लोकाशी का? मास्टर जिगोरा की औरत लोकाशी का? बूढ़े रोजडॉन ने मेजर प्रमोद के कान के करीब मुंह ले जाकर सरगोशी के अंदाज में कहा। तो मेजर प्रमोद उछल पड़ा, क्योंकि मास्टर जिगोरा ने भी लोकाशी का ही नाम लिया था। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? तुमने मुझे 2 बड़े नोट देकर खरीद लिया है, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ कि इस घाट पर होटल रेड स्टार के मैनेजर कुवासो से मिलो। कुवासो हर हफ्ते अपनी खास लॉन्च से सप्लाई वहाँ ले जाता है। वही रास्ता बता सकता है, वरना तो लोकाशी के आदमी तुम्हें दूर से देखते ही मिसाइलों से उड़ा देंगे। लेकिन वो कुवासो तो इनका आदमी होगा, वो हमें क्यों रास्ता बताएगा? ओह, तो फिर इस होटल रेड स्टार के सुपरवाइज़र जैकी को पकड़ो। वो इंतहाई लालची आदमी है। इसे कई बड़े नोट दोगे तो वो खामोशी से तुम्हें सब कुछ बता देगा। वो दौलत का पुजारी है, दौलत का। वही लॉन्च ले जाता है, कुवासो तो सिर्फ हुक्म चलाता है। रोज डॉन ने कहा। ये जैकी कहाँ रहता है? मेजर प्रमोद ने पूछा। होटल के हुक्म में क्वार्टर्स बने हुए हैं जहाँ अमला रहता है, वहीं जैकी रहता है। लेकिन होशियार रहना, वो बेहद शातिर और अय्यार आदमी है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें धोखा देकर लूट ले और तुम बूढ़े रोज डॉन को बददुआएं देते फिरो। रोज डॉन ने कहा। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया, मेजर प्रमोद ने कहा। तो रोज डॉन सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कैप्टन तौफीक, जाकर मालूम करो कि जैकी होटल में है या अपने क्वार्टर में, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ गया। आओ कैप्टन तारिक, मेजर प्रमोद ने साथ खड़े कैप्टन तारिक से कहा। तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों सड़क क्रॉस करके अब होटल रेड स्टार को तलाश कर रहे थे। कैप्टन तौफीक कहीं आगे जा चुका था। बॉस, आप किस किस्म का रास्ता मालूम करना चाहते हैं? अचानक कैप्टन तारिक ने कहा। तो मेजर प्रमोद देखता चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। बॉस, वो एक टापू नुमा जजीरा है। अगर वहाँ फैक्ट्री बनाई गई है तो इसकी हिफाजत के लिए इन्होंने वहाँ आदमी और असलहा भी रखा हुआ होगा, और हो सकता है कि कोई साइंसी आलात नस्ब किए गए हों। ऐसी सूरत में रास्ता कहाँ हो सकता है जो आप मालूम करना चाहते हैं? कैप्टन तारिक ने बात करते हुए कहा। तुमने वाकई पते की बात की है। रास्ते से मेरा मतलब यही था कि वहाँ के हिफाजती इंतजाम की तफसीलात मालूम हो जाएँ। तो कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जा सकता है जिससे हम इन तमाम इंतजाम के बावजूद वहाँ पहुँच जाएँ? मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तारिक ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इन्हें दूर से 2 मंजिला होटल
रेड स्टार की इमारत नज़र आने लग गई तो वो इसकी तरफ बढ़ गए। लॉर्ड आर्थर एक्रीमिया की एक छोटी सी रियासत में अपने ज़ाती आलीशान महलनुमा घर में मौजूद था। ये महल इसने ख़रीदा हुआ था और जब भी इसे अंडरग्राउंड होना पड़ता था वो यहीं आ जाता था, या फिर जब भी इसे कुछ रोज़ तफरी करने की ज़रूरत महसूस होती तब भी यहाँ आ जाता था। यहाँ इसने मुस्तकिल तौर पर अमला रखा हुआ था जो इसकी अदम मौजूदगी में यहीं रहता था, और जब भी लॉर्ड आर्थर यहाँ आता था तो इसकी वाकई इस अंदाज में खिदमत की जाती थी कि जैसे लॉर्ड आर्थर इस पूरी एक्रीमियन रियासत का किंग हो। वैसे भी लॉर्ड आर्थर हुकूमत और इनामात देने में इस कदर फयाज था कि इस रियासत की खूबसूरत लड़कियां लॉर्ड आर्थर की यहाँ आमद का इंतज़ार करती रहती थीं। लॉर्ड आर्थर एशियाई एजेंटों से बचने के लिए यहाँ आया हुआ था। इस दौरान इसका रब्ता खुसूसी ट्रांसमीटर पर मार्टिन से रहता था, लेकिन लॉर्ड आर्थर ने मार्टिन को खुसूसी तौर पर हुक्म दे रखा था कि सिवाय अशद ज़रूरत के वो इसे यहाँ कॉल ना करे। इसलिए मार्टिन की कॉल अशद ज़रूरत के बगैर ना आती थी और लॉर्ड आर्थर पूरी तरह यहाँ की रंगीनियों में डूबा हुआ था। इस वक्त भी वो अपने ऑफिस नुमा कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक खूबसूरत लड़की इसकी कुर्सी के बाजू पर बैठी बड़े लाड से इसे शराब पिलाने में मसरूफ़ थी कि अचानक कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंज उठी तो लॉर्ड आर्थर और वो लड़की दोनों बेख्तियार उछल पड़े। तुम जाओ, लॉर्ड आर्थर ने तेज़ लहजे में कहा तो लड़की दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लॉर्ड आर्थर ने उठकर अलमारी खोली, इसमें स्पेशल ट्रांसमीटर मौजूद था और ये सीटी की आवाज़ इसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी। वो सीटी की आवाज़ सुनते ही समझ गया था कि मार्टिन की कॉल है और मार्टिन यहाँ बगैर किसी अहम मामले के कॉल नहीं कर सकता। इसने ट्रांसमीटर उठाकर इसका बटन प्रेस किया तो इसमें से सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई। हेलो हेलो, ग्राहम कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो लॉर्ड आर्थर बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि मार्टिन की जगह इसका असिस्टेंट ग्राहम कॉल कर रहा था। यस लॉर्ड आर्थर, अटेंडिंग यू। मार्टिन कहाँ है? तुम क्यों कॉल कर रहे हो? ओवर। लॉर्ड आर्थर ने एक उसीले लहजे में कहा, जनाब, बॉस मार्टिन को हलाक कर दिया गया है। मैं इस वक्त रियासत से बाहर था, जब मैं वापस आया तो पता चला कि बॉस मार्टिन को इनके ऑफिस में घुसकर हलाक कर दिया गया है। मास्टर गुआबी को भी हलाक कर दिया गया है और मार्टिन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। इनको शहरग में खंजर मारकर हलाक किया गया है और इनके पूरे जिस्म पर खंजरों के जख्म मौजूद थे। ओवर। वेरी बैड। ये किसने किया है? ओवर। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। ओह ओह, वो एशियाई एजेंट मार्टिन तक भी पहुंच जाने में कामयाब हो गए और मार्टिन पर तशद्दुद करके भी इसलिए किया गया होगा कि मार्टिन से इन्होंने फैक्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करनी होंगी। ओवर। जाहिर है जनाब। वैसे बॉस मार्टिन ने फैक्ट्री की हिफाजत और इन एशियाई एजेंटों की खात्मे के लिए केटिन में कर्नल वुल्फ को काम सौंप रखा था और बांतों में मास्टर जिगोरा को। ओवर। ग्राहम ने कहा। ओह ओह, क्या मतलब? क्या ये लोग वहाँ पहुँच गए थे? कैसे? ओवर। लॉर्ड आर्थर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बॉस मार्टिन को बहरहाल इनके इंतजामात के बारे में मालूमात मिल गई होंगी, इसलिए इन्होंने ये इंतजामात किए होंगे। ओवर। ग्राहम ने कहा। फिर इनका क्या हुआ? क्या वो सब हलाक हो गए हैं या नहीं? ओवर। लॉर्ड आर्थर ने हलक के बल चीखते हुए कहा, जनाब, हैरत अंगेज़ और खौफनाक इतलात मिल रही हैं। बांतों में हार्ट क्लब के मास्टर जिगोरा को भी हलाक कर दिया गया है। वहाँ भी 3 मर्द इसके खुफिया ऑफिस में पहुँचे और वहाँ भी इसकी गर्दन पर गोलियों के बरस मारे गए हैं। इसके सेक्शन की मैडम लोकाशी को अगवा कर लिया गया है और फिर इसकी लाश एक वीरान इलाके में पड़ी हुई मिली है। ओवर। ग्राहम ने कहा। और केटिन की क्या रिपोर्ट है? ओवर। लॉर्ड आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा, जनाब, केटिन से भी इंतहाई खौफनाक इतलात मिली हैं। बॉस मार्टिन ने कर्नल वुल्फ को इन एशियाई एजेंटों के खिलाफ काम दिया था, लेकिन अब मालूम हुआ है कि कर्नल वुल्फ को भी वुल्फ हाउस में हलाक कर दिया गया है और इसकी औरत मैडम वुल्फ को भी हलाक कर दिया गया है। ओवर। ग्राहम ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा, वेरी बैड, रियली वेरी बैड। अब मुझे बराह रास्त कुछ करना होगा, वरना ठीक है, अब तुम मार्टिन की जगह संभालो, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूँगा। ओवर एंड ऑल, लॉर्ड आर्थर ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और मेज़ पर पड़े हुए टिश्यू पेपर के डब्बे से इसने 3 टिश्यू पेपर खींचकर निकाले और अपने चेहरे पर आ जाने वाले पसीनों को साफ करने में मसरूफ़ हो गया। ये सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा। हॉट वर्ल्ड का हॉट वेपन अगर ना तैयार हुआ तो सब किया कराया ख़त्म हो जाएगा। ये एशियाई एजेंट तो वाकई दुनिया के खौफनाक तरीन एजेंट हैं। ये केटन और बांतु भी पहुंच गए और इन्होंने किंग डेजर्ट की लेबॉर्ट्रीज़ भी तबाह कर दी। वेरी बैड।
हालांकि किसी को भी मालूम नहीं था कि हॉट वेपन की फैक्ट्री कहाँ है, लॉर्ड आर्थर ने बड़बड़ाते हुए कहा। साथ साथ वो पसीना भी पहुँचता जा रहा था। इसराइल के सदर सच्चे हैं, वो वैसे ही इन लोगों से खौफजदा नहीं हैं, लॉर्ड आर्थर ने बड़बड़ाते हुए कहा और टिश्यू पेपर टोकरी में फेंक कर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रसाडो में 2 सैटेलाइट फ़ोन मौजूद थे, एक सिक्योरिटी इंचार्ज हेम्फ्रे के ऑफिस में और दूसरा फैक्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर ग्लेन के ऑफिस में। लॉर्ड आर्थर वक्तन फ़वक्तन इनसे बातचीत करता रहा था ताकि हॉट वेपन की तैयारी के सिलसिले में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करता रहे, इसलिए इसका इनसे रब्ता रहता था। नंबर प्रेस करने के बाद जब दूसरी तरफ घंटी बजने लगी और आवाज़ सुनाई दी तो आवाज़ ने कहा, हेम्फ्रे बोल रहा हूँ। किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड बोल रहा हूँ, लॉर्ड आर्थर ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मतवाला लहजे में कहा गया। हेम्फ्रे, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? ओके सर, हर लिहाज से और नाकाबिल तस्खीर सर, दूसरी तरफ से कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया। एशियाई एजेंटों की 3 टीमें इस फैक्ट्री के खिलाफ काम करने केटेन और बांतो पहुंची हुई हैं। और क्या तुम्हें इत्तला मिली है कि इन्होंने लोकाशी को भी हलाक कर दिया है, जिसने यहाँ ये सारा सेटअप किया था? मुझे तो इत्तला नहीं मिली जनाब, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हमारे इंतजाम ऐसे हैं कि वो परिंदे बनकर भी आ जाएं, तब भी रास्ते में ही जलकर राख हो जाएंगे। तुम खुद भी अलर्ट हो जाओ, अपने साथियों को भी अलर्ट कर दो। ये तीनों टीमें इंतहाई ख़तरनाक एजेंटों पर मुश्तमिल हैं और जो कुछ इस फैक्ट्री में तैयार हो रहा है इस पर हॉट वर्ल्ड के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, लॉर्ड हॉर्थो ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, 3 क्या 3000 टीमें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हेम्फ्रे ने कहा। ओके, लॉर्ड आर्थर ने कहा और कैडल दबाकर इसने टून आने पर एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा बावकार था। डॉक्टर ग्लेन, किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड बोल रहा हूँ, लॉर्ड आर्थर ने भी बावकार लहजे में कहा। ओह यस, हुक्म सर। डॉक्टर ग्लेन का लहजा बेहद मौतबाना हो गया था। कब तक हॉट वेपन तैयार हो जाएगा? लॉर्ड आर्थर ने जवाब दिया, जनाब इसकी तैयारी अब आखिरी मराहिल में है। 1 हफ्ते बाद वो न सिर्फ तैयार हो जाएगा बल्कि इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो जाएगा। आपने बहुत वक्त नहीं लगा दिया इसकी तैयारी में, जबकि अभी आपने इनकी बहुत सी तादाद तैयार करनी है। जनाब ये इंतहाई नाजुक हथियार है, इसकी तैयारी में हम सब दिन रात एक कर रहे हैं। वैसे सिर्फ हथियार की तैयारी में वक्त लगता है, बाद में इतना वक्त नहीं लगेगा। हम पहले हथियार की तैयारी और टेस्ट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में मतलूबा तादाद में हथियार तैयार कर लेंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से लेबॉर्ट्री के लिए रसाडो का इंतखाब किया था और मेरे अलावा और किसी को इस बारे में मालूम नहीं था, सिवाय बांतो के मास्टर जिगोरा और मैडम लोकाशी के। लेकिन मास्टर जिगोरा को भी हलाक कर दिया गया है और मैडम लोकाशी को भी, और ये सारा काम एशियाई एजेंटों का है जिन्होंने इससे कबल किंग डेजर्ट की लेबॉर्ट्रियाँ भी तबाह कर दी थीं। अब न जाने कैसे इन्हें ये मालूम हो गया कि ये फैक्ट्री रसाडो में है। अब वो केटन और बांतो में कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी लम्हे वो रसाडो पर चढ़ाई कर सकते हैं। जनाब आप बेफिक्र रहें, ये फैक्ट्री मैंने तैयार कराई है और मुझे इसराइल की इस लेबॉर्ट्री में काम करने का मौका मिला है जिससे पूरी दुनिया में नाकाबिल तस्खीर समझा जाता है, इसलिए यहाँ भी वैसे ही इंतजाम कराए गए हैं। अगर ये एशियाई एजेंट रसाडो पर कब्जा भी कर लें तब भी वो इस फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकते और ना ही यहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। वैसे हेम्फ्रे भी रेड एजेंसी में काम कर चुका है, इसलिए इसने हिफाजती इंतजाम भी बेहद शानदार किए हुए हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहें, यहाँ इन लोगों को इनकी मौत यकीनी मिलेगी। डॉक्टर ग्लेन ने बड़े बातमात लहजे में कहा तो लॉर्ड आर्थर के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए और इसने ओके कहकर रिसीवर रख दिया।